डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही आम लोगों से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में जिस तरह से मौतें हुई और मौत के बाद लाशों की तदफीन का मामला रहा हो या चिताओं पर उनके मुखाग्नि देने का मामला रहा हो, लावारिस लाशें रही हों या कोविड से हुई मौतों का मामला रहा हो, इस दौरान इसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। ऐसे गंभीर और बहुत ही आपकी जानकारी के लिए इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो अतिथि मौजूद हैं। हमारे अपने अनिल गलगली जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकारिता जगत का बड़ा नाम इकबाल ममदानी जी, जो इन दिनों लावारिस लाशों को, जो उनकी अंतिम क्रिया के कर्म को कराने में वो किसी भी धर्म की हो उसमें लगे हुए हैं। आपने अनिल जी को भी देखा है, अनिल जी भी इस विषय पर बातें कर चुके हैं, इकबाल ममदानी जी के साथ में भी हम बातें की हैं, लेकिन अव्यवस्था अभी भी जस की तस है। अनिल जी, अभी पिछले दिनों का ही मामला है, जो किशोरी का एक मामला आया था, वो तकनीकी अड़चने हैं क्या जिसकी वजह से अभी भी कोविड से हुई मौतों को लेकर प्रशासन का रवैया पूरा क्लियर नहीं है? देखिए कि जब कोविड-19 से किसी की मौत होती है तो उसकी जो बॉडी होती है उनके परिजनों को सौंपना आवश्यक होता है। जब कोविड हमारे मुंबई और हमारे भारत में आया तब एक एसओपी निकली थी कि इस तरह की जो लाशें हैं, डेड बॉडी सौंपने के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन जब प्रशासन ने पाया, खासकर मुंबई महानगर पालिका ने, कि इस दौरान पुलिस की एनओसी लाने में लगने वाला वक्त, उसके बाद जो अस्पताल में जो बॉडी होती है उसे सौंपने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब हम स्मशान भूमि या कब्रिस्तान जाते हैं तो उसमें लगने वाला वक्त, उसमें काफ़ी देरी होती थी, परिजन परेशान होते थे और उसमें कोविड फैलने की भी आशंका बड़े पैमाने पर होती थी। तो मुंबई के जो महानगर पालिका आयुक्त है इकबाल सिंह चहल और जो अतिरिक्त आयुक्त है सुरेश काकानी, इन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि इस तरह से लोगों को इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। जो एसओपी बनाई थी उसे उन्होंने ओवररूल करते हुए, उसे रद्द करते हुए, उन्होंने जो अपनी मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे, उन्हें आदेश दिया कि आप इस तरह का परिपत्रक जारी करें, कोई भी अस्पताल जब भी इस तरह की मौत होती है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं है, बिना एनओसी उस लाश को या उसकी डेड बॉडी को उनको परिजनों को सौंप दिया जाए। अच्छा, ये तो अनिल जी, इतनी गाइडलाइन के बाद में भी पिछले दिनों हमने देखा, हम उसके साक्षात गवाह हैं, आप और इकबाल ममदानी जी इसमें पूरी तरह से परेशान रहे। इकबाल जी से बताइए, इकबाल जी, कि वो क्या मामला था जिसने आपको इतना पैनिक कर दिया था ताजे, जबकि आप साल भर से इसी कार्य को कर रहे हैं? देखिए, पिछले 10 महीनों से लगातार एक जीआर महानगर पालिका ने निकाला था जिसके अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया था कि जो फॉर्म नंबर 4 यानी कि जो पुलिस एनओसी होती है डिस्ट्रिक्ट के लिए, मुंबई डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मामला तब सामने आया था जब हाईकोर्ट के अंदर बांद्रा कब्रिस्तान को लेकर के जब मामला पहुंचा था। वहां गाइडलाइंस और एसओपी को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये माना था कि जो कोविड डेड बॉडीज़ है उसकी जो पैकिंग होती है वो सुरक्षित है। ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से बॉडीज़ बरियल के लिए या क्रेमेशंस के लिए जाती है, तो उन सारी चीज़ों को लेके सेफ माना था और लगातार उसके बाद में 2 अलग अलग सर्कुलर, ये WHO द्वारा प्रमाणित भी थी जी। तो इसको, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था। उन सारी ही चीज़ों को महानगर पालिका ने माना और उसके बाद में 2 अलग अलग सर्कुलर निकाले गए थे, जिसके अंदर एक जो था वो सर्कुलर था कि मुंबई पुलिस की जो एनओसी लगती है फॉर्म नंबर 4, उसे अस्पताल को कहा गया था कि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि मुंबई पुलिस का जवान जो है वो जिस अस्पताल में रहता था वहाँ से अगर शमशान या कब्रिस्तान तक पहुँचता था तो वो अफेक्टेड होता था। और उनके ऐसे कई केसेस आए जिसको लेकर के हमने खुद अपनी एम्बुलेंसेस के अंदर उन्हें अलग अलग सेंटर्स में पहुँचाया है। दूसरी बात, मुंबई के ए वार्ड से लेकर टी वार्ड तक जितने कब्रिस्तान या शमशान हैं, वहाँ की अगर बॉडी है तो उन्हें फॉर्म नंबर 4 की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहाँ परमिट किया जाए जाने के लिए। तीसरी बड़ी चीज़ थी कि मुंबई जुडिक्शन के अंदर, चाहे वो ईस्टर्न सबब हो, वेस्टर्न सबब हो या टाउन हो,
इन जगह कहीं की भी बॉडीज़ है उसे एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए। लेकिन हमने इन सारी ही चीज़ों में देखा कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी 6 किलोमीटर की, जब कोविड नया नया शुरू हुआ था, इस बारे में जानकारी ज़्यादा अधिक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स और जितने भी अस्पताल से वो उसी को फॉलो कर रहे थे। हमने कई बार जा कर के उनको समझाया, ये नई गाइडलाइंस जो जीआर आया था, नोटिफिकेशंस आया था, वो हमने दिया। उस वक्त मुझे याद है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साहब थे, हमने उनसे भी बातचीत की थी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक जीआर चाहे महानगर पालिका का हो या पुलिस का हो, अगर वो निकलता है तो जाहिर सी बात है कि उसे फॉलो करना हम सबका धर्म है। मुंबई के कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने इन जीआर को मान करके फॉर्म नंबर 4 बंद कर दिया। मुंबई के अंदर अलग अलग ठिकाने पे जहाँ के रेसिडेंट्स होते थे वहाँ बॉडी उन्होंने एम्बुलेंस में भेजनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे थे जो मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि पुरानी जो गाइडलाइंस है वो उसी पे अमल करेंगे। हमने नया जीआर भी दिया तो कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि जो जीआर साइन किया गया है वो किसी जूनियर अधिकारी का है, तो हम उसको नहीं अच्छा, मानते। जीआर किसने किया है? जीआर निकले हुए के बजाय उसके प्रशासनिक अधिकार पर ही सवाल उठाना। अनिल जी, ये अव्यवस्था जिसको झेल रहे हैं प्रतिदिन, ऐसी लाशों को उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले इकबाल ममदानी साहब और उनकी टीम इस चीज को झेल ही रही है रोज। तो प्रशासन का ये आपस में ही तालमेल नहीं है क्या, पुलिस प्रशासन और मुंबई महानगर पालिका के बीच? इसमें पुलिस का कोई रोल फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलर जारी किया गया था उसको कुछ अस्पताल का अगर हमने अपवाद छोड़ा तो अन्य अस्पताल उसका पालन कर रहे हैं, और जो अस्पताल इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारी शिकायत के बाद माननीय आयुक्त, माननीय अतिरिक्त आयुक्त, उन्होंने निर्देश जारी किए और उसकी जांच भी बिठाई गई है कि आखिर क्यों इस तरह का खेल हो रहा है, क्यों लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अभी जांच तो बैठाई गई है, तो आने वाले दिनों में इसमें जो भी दोषी होगा, जिम्मेदार होगा, उस पर तो कार्रवाई होना आवश्यक है। अच्छा, मतलब इन दोनों के बीच में अब ये जो डॉक्टर्स की तरफ से या निजी अस्पतालों की तरफ से जो अड़चन आती है वो प्रशासन के जीआर को न मानने की वजह से ज्यादा आती है, क्यों? जी देखिए, इसके अंदर जो अनिल भाई ने बताया बहुत अच्छी चीज़ है। पिछले कई दिनों से मैं अनिल जी साथ काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि इस तरह के पहले भी कई मामले आ चुके हैं और ख़ास करके वेस्टर्न सबर्ब वगैरह से ये मामले काफ़ी तेज़ी से आए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जब वहाँ के कुछ डॉक्टर्स से जो कोविड सेंटर्स के होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की। खास करके अगर मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली राजेश डेरे साहब से मिलने पहुँचा था बीकेसी के अंदर। उनको ये सारी चीज़ें समझाई भी थी और उन्होंने ये कहा था कि हम एक जॉइंट मीटिंग करेंगे डीसीपी के साथ में। उससे पहले एक बॉडी आई थी जहाँ रात को फॉर्म नंबर 4 के लिए भेजा गया था। जब मैं बीकेसी पुलिस स्टेशन पहुँचा और मैंने पुलिस वालों को समझाया तो उन्होंने कहा, सर हम आपको बॉडी ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि हमको सुपीरियर्स का हुक्म है कि हम ये बॉडी फॉर्म नंबर 4 के बिना नहीं छोड़ सकते। उस वक्त रात मैंने 1 बजे तकरीबन डीसीपी से बात की। फ़ौरन उनका फ़ोन बिजी आ रहा था, लेकिन उन्होंने कॉल देख करके तुरंत कॉल किया और पूछा कि इकबाल जी बताइए क्या मामला है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई। तब उन्होंने जो ड्यूटी ऑफिसर जो पीआई थे उनको कहा कि बॉडी अगर दहीसर जाना, बोरीवली या दहीसर जहाँ की भी है वहाँ जाने दीजिए, हमारा ऑफिसर जाता है उसको भेजिए। इसके बाद हमने डॉक्टर डेरे से बात की। तब उन्होंने कहा था कि देखिए जो सर्कुलर है वो पुराना है, ये नए को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसमें जूनियर्स की सिग्नेचर से। तब हमने एक जॉइंट मीटिंग के लिए बात की थी, लेकिन उसको भी काफ़ी एक अरसा बीत गया और वो चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद फिर मामला साइन का, बीकेसी का लगातार इस तरह के आते रहे हैं और इस बारे में कई बार बात करते रहे। लेकिन ये बार मामला तब बिगड़ गया जब साइन अस्पताल में एक बॉडी तकरीबन कई घंटों तक पड़ी रही और डॉक्टर्स जो एएमओ होते हैं उनका कुछ कहना था, मॉर्चरी डिपार्टमेंट का अलग कहना था, एएमओ का कहना था कि हमारे सुपीरियर का आदेश है। सुपीरियर से बात की, सुपीरियर ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कुछ देर के बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऑर्डर्स ही नहीं दिए। फिर हम यानी AMO के पास आपस में ही इनके बीच में तो ये कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो मुंबई के अस्पतालों में वो खुद मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। पिछले दिन जिस तरीके से टाटा में हमारा जाना हुआ था, एक उड़ीसा की बॉडी थी, हमने जाकर के काफ़ी समझाया तो सिक्योरिटी हमारे को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो हम सेंट्रल की गाइडलाइंस मानते हैं, हम स्टेट की गाइडलाइंस ही नहीं मानते। तो हमने कहा भाई एम्बुलेंस आप स्टेट की दे रहे हो और सेंट्रल्स की गाइडलाइंस मानेंगे तो सेंट्रल्स की गाइडलाइंस क्या है बताइए। तब उन्होंने एक डायरेक्टर से बात करने की बात कही। हमने नंबर्स निकाल करके डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि
जिस वक्त आप रात को 8:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन कर रहे हो, ये मेरे फैमिली का टाइम है। एक डॉक्टर और एक जिम्मेदार अगर ये चीज़ों की बात करता है, मुझे लगता है कि वो बाई चॉइस बने थे, बाई चांस डॉक्टर नहीं बने थे। उनको पता था कि इस तरह के हालात ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो एक जिम्मेदार डॉक्टर अगर इस तरह की बातें करता है तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा सवाल है आम लोगों के लिए। अगर उड़ीसा का एक आदमी यहाँ आया है और उसको अगर सही जवाब नहीं मिलता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि बॉडी ले जानी कहाँ है, किसको मिलना है। उसके बाद जाकर के तकरीबन 7 घंटे ख़राब करने के बाद हमको रात को 1 बजे, 12:30-1 बजे के आसपास वो बॉडी हैंडओवर की गई। अगर इस पूरे काम के अंदर मैं बात करूं, देखिए MCGM की गाइडलाइंस बहुत साफ़ है, लेकिन अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है जिसको हमको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आम जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आसानी होगी, या जो कोविड डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी फैमिली के लिए आसानी होगी। एक तो सर्कुलर साफ करता है कि फॉर्म नंबर 4 की आपको ज़रूरत नहीं है। अब वो सर्कुलर के हिसाब से हम पुलिस के पास ना भेजें तो बॉडी हम फ़ौरन हैंड ओवर कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा आता है एम्बुलेंसेस का। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो बताते हैं कि 6 किलोमीटर में ही हम देंगे, आप प्राइवेट एम्बुलेंसेस कर नहीं। मतलब पहली गाइडलाइन और दूसरी गाइडलाइन में असमानता का बिल्कुल। क्या ऐसा आपका कहना है कि उसका लाभ लेते हैं ये अधिकारी? अब ये लाभ ही लेना हुआ ना ये अनिल जी, ये लाभ ही लेना हुआ ना कि पिछले देखिए सुविधा अनुसार कि सुविधा हमको आपको परेशान करने में हमको सुविधा लग रही है पहली गाइडलाइन या पहला जो GR है। दूसरी इसलिए हम नहीं मानेंगे क्योंकि जूनियर ने साइन किया हुआ है। ये मैं कैसे तय कर सकता हूं कि साइनिंग अथॉरिटी जूनियर और सीनियर है? ये तो प्रशासन का काम है ना अनिल जी। निश्चित तौर पे इसमें 2 दिक्कतें हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपनी अलग से गाइडलाइन बनाई है और महापालिका का अलग गाइडलाइन है। तो अधिकारी हमको मुंबई पुलिस की गाइडलाइन बता रहे हैं। अच्छा, ये इनकी बताते हैं, ये इनकी बताते हैं। जबकि नियम के अनुसार मुंबई में म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी है जो हमें सेवा भी प्रोवाइड करती है, और कोविड की पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका पर ही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो अलग बात है, लेकिन अगर मुंबई में प्राथमिकता मिलनी चाहिए मुंबई महानगर पालिका की गाइडलाइन को। मुंबई महानगर पालिका ये पूरी जिम्मेदारी को उठाती है, उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो चीज़ें होती है, एक प्रकार से उस व्यक्ति या अधिकारी की गलती का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अच्छा, पूरा प्रशासन भुगतता है। हाँ, क्योंकि हम म्युनिसिपैलिटी पर ब्लेम देके नहीं हो सकते। किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे प्रशासन, मुंबई महानगर पालिका हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिस तरह से इस समस्या से जूझ रही है, आए दिन मौतें हो रही हैं। मान लीजिए आज कम हुई हैं, लेकिन बीमारी तो अपनी जगह पर बरकरार है, कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसका कोई अधिकारी अगर हठधर्मिता से काम लेता है और उसका असर अगर प्रशासन के निर्णय पर पड़ता है, प्रशासन बदनाम होता है, पूरी मुंबई महानगर पालिका या राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर बदनाम होती है, तो उस अधिकारी के लिए क्या किया जाए? क्या ये अपना इकबाल साहब, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक जॉइंट मीटिंग लेकर के इस पूरे मामले को क्लियर किया जाए कि क्या गाइडलाइंस रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने तो साफ तौर पर सहयोग का पूरा वादा किया और वो सहयोग कर रही है। MCGM के टॉप लेवल के जो अधिकारी है वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मामला कहाँ आके अटकता है कि इस पूरे GR को आप देखोगे तो कुछ अस्पताल का जिक्र किया गया है, कुछ के नामों का जिक्र नहीं किया गया है। अगर ये कॉमन GR हो कि टू ऑल द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर के ये लागू है, तो वो एक चीज़। दूसरी, एम्बुलेंसेस को लेकर के अगर सेवाएं जिस तरीके से पूरे मुंबई के अंदर है वो देना बेहतर होगा। तीसरी बड़ी अहम चीज़ है कि जैसे ही WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे डेड बॉडीज़ को हम कवर करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर हम उसे भेजने के लिए अनुमति दें, यानी कि फॉर्म नंबर 7 के लिए हमको परेशान किया जाता है। और फॉर्म नंबर 7 एक अहम चीज़ है कि पालघर, नवी मुंबई, थाना, इस तरह से लोगों के पास बेड की कमी होने के चलते कई बार वो मुंबई में आते हैं अस्पताल के अंदर और उनकी डेथ होती है। तो परिजन जो होते हैं वो बेचारे थाना, नवी मुंबई, पालघर, तलोजा की तरफ रहते हैं, वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इस तरह की गाइडलाइंस है तो फॉर्म नंबर 7 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करे कि वहाँ जो डेड बॉडीज़ है उसे आराम से जानी जाए। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो परिवार जो है वो उनके अंतिम दर्शन कर पाएगा, जिस तरीके से गाइडलाइंस है कि हम चेहरा देख सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ होगी कि जो अभी हाल फिलहाल के अंदर एक आवाज़ उठना शुरू हुई है कि कब्रिस्तान की बहुत कमी है। उसकी वजह क्या है कि जो बाहर से भी डेड बॉडीज़ आती है वो यहाँ के इलाकों में उसे तदफीन करना पड़ता है, दफनाया जाना पड़ता है। तो इसको लेकर के जगह की किल्लत आ रही, तो इस तरीके से ये भी एक मसले का हल हो जाएगा। मतलब दोनों चीजें सुलझ सकती हैं, लेकिन अधिकारी को उस दिशा में काम करना। उससे बड़ी जो दिक्कत का मसला है
कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से लॉकडाउन रहता है, कोविड के हालात जब बढ़ते हैं तो समस्या ये होती है कि कंप्लीट लॉकडाउन होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो और जो कोविड सेंटर्स है वो रात को 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे इस तरीके से काम करते हैं कि एक डेथ सर्टिफिकेट या किसी चीज़ को पेपर्स को देते हैं और उसको कहते हैं ज़ेरॉक्स करा के लेके आओ। जाहिर सी बात है कि एक कोविड सेंटर जहाँ जितने बने हैं वो उस जगह पे बने हैं जो एक तरीके से देखोगे आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड एरिया में इलाका ज़्यादा है है। और उसके करीब में कोई शॉपिंग सेंटर या कोई मॉल से या कोई दुकानें नहीं उन्हें होती आम लोगों से दूर रखने की आम वजह से ही लोगों तो से वो बनाए दूर गए हैं। रहती है। ठीक है, तो एक आदमी अगर रात को जब तक उसका जेरोक्स नहीं मिलता है तो उसको डीसी नहीं दी जाती है, डीसी नहीं देगी तो वो बेचारा फॉर्म नंबर 4 के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। तो मतलब एकदम से एक मशीन के लिए वो परिवार 10 से 12 घंटे तक पागल की तरह घूमता है, लेकिन वो अपने बॉडीज को क्लेम करने के लिए इसलिए सही रिश्ते जा नहीं पाता क्योंकि एक जेरोक्स का काम अटका हो। के इस युग में अगर इसी चीज़ को लेकर के जितने कोविड सेंटर्स है वहीं पे एक जेरोक्स मशीन लगा दी जाए और वो सुविधाएं सारी चीज़ें दे तो एक परिवार जो खुद परेशान है उनके लिए आसानी होगी, जो अस्पताल का स्टाफ है उनके लिए आसानी होगी। कई ऐसे नॉर्म्स है जो बैठ करके चीज़ें की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार बैंड्रा में जैसे डीसीपी से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कहते हैं कि ये गाइडलाइंस है हम मानेंगे, लेकिन अस्पताल खुद हमको भेजता है और डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं पुलिस हमसे ज्यादती करती है। तो पुलिस ज्यादती इसलिए नहीं कर सकती है, एक दूसरे पर आरोप पुलिस इसलिए प्रत्यारोप ज्यादती नहीं कर सकती है क्योंकि जितने डॉक्टर्स है वो एमसीजीएम के अंडर में काम करते हैं तो उनको उसका पालन करना चाहिए। अगर वो पालन करेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन पुलिस का होता है वो खत्म हो जाता है। और उससे बड़ी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जिस तरीके से अनिल जी ने बताया कि एक जीआर निकला है, किसी जूनियर ने साइन किया है, तो सबसे पहले जो भी इलाके का डॉक्टर्स है वो सरकार के साथ में महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में जुड़ा होता है। वो जीआर की कॉपी लेके फ़ौरन अगर एक मैसेज करेगा कि ये जेन्यून है या नहीं तो उनको 5 मिनट में वो रिप्लाई मिल सकता है। वो आम आदमी नहीं है कि उनको जवाब नहीं मिलेगा, वो बहुत आसानी से वो जीआर को मान सकते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। ये जिस तरह से चीजों को उलझाया गया है, अगर रास्ते निकालने होते तो इतने उलझाते ही क्यों, वो भी ऐसी स्थिति में जब एक लाश पड़ी हो, वो भी कोविड जितने दिनों तक वो परेशान रहा होगा व्यक्ति, खुद मौत पाने वाला, उसका पूरा परिजन, उसका पूरा परिवार उस बीच किस मानसिक यंत्रणा और यातना से गुजरा होगा, आप अंदाजा लगाइए। और उसके बाद जो नया जीवन देने वाले जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं वो इस तरह का अगर बर्ताव करते हैं तो फिर इसे असंवेदनशीलता न कहें तो क्या करें। संवेदनशीलता की कमी है, इसे और क्या कहेंगे इकबाल साहब, क्या कहेंगे अनिल जी? तकनीकी बात आप बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए रास्ता। निश्चित तौर पर कि जो भी वहाँ पर प्रमुख होगा उसे अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। जो भी सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसमें सरकार का आदेश और परिपत्र महत्वपूर्ण होता है, वो किसने साइन किया उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और मेरा तो मानना है कि मुंबई पुलिस को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनको सर्टिफिकेट देने के साथ उस बॉडी को लेकर वहाँ तक जाना पड़ता है, काफ़ी समय भी जाता है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अगर राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस एक संयुक्त अगर एक परिपत्रक निकालती है, जैसे कि कई सारे ऐसे परिपत्रक होते हैं जिसमें स्टेट की भी साइन होती है, महापालिका की भी साइन होती है, तो एक जॉइंट एक मीटिंग लेकर या जॉइंट एक प्लानिंग करके जो जो दिक्कतें आ रही है, या जेरोक्स मशीन का बात हो या फॉर्म 4 की बात हो, फॉर्म 7 की बात हो, तो इस पर हल निकल सकता है। मगर हल निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो उनको पहल करने की आवश्यकता है। उस पहल की कमी की वजह से आज पूरा का पूरा मामला पेचीदा बन गया। आप दोनों ने क्या तय किया है? इकबाल साहब क्या तय किया है? देखिए, जिस तरीके से अनिल जी ने बताया ये सारी चीज़ों को, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसकी मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों से बात भी चालू है। इस पूरे मामले को अगर नहीं सुलझाया गया तो सारा बेहतरीन काम करते हुए भी आम जनता की निगाह में जो है सबसे ज़्यादा ख़राब जो छवि हो रही है वो सरकार की हो रही है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि सरकार की गलतियाँ हैं, लेकिन सरकार की उसके अंदर गलतियाँ हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं, महानगर पालिका के टॉप के अधिकारियों की नहीं देख रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी अगर वो उठा ले तो आसानी से सारे मसले हल हो सकते हैं। तो इसका एक बेहतरीन रास्ता ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, एमसीजीएम, महाराष्ट्र के खुद डीजी और मुंबई सीपी या जॉइंट सीपी कोई भी एक इस पूरे मामले के अंदर एक जॉइंट मीटिंग ले। इस तरह की जितनी तकलीफ़ें और जितनी मुसीबतों का सामना परिवार को करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से इस
चीज़ों का काम कर रहे हैं कोविड बॉडीज़ का, तो इसकी जानकारी हमारे पास काफ़ी कुछ है। तो अगर ये मामला कुल मिला के 15 मिनट में शॉर्ट आउट हो सकता है, एक नया नोटिफिकेशन, एक जीआर निकाला जा सकता है, चाहे वो पुलिस महकमे का हो, और उसके अंदर अगर एमसीजीएम निकालती है या सरकार निकालती है तो उसके अंदर CC2 मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस कर दे, ताकि ये जॉइंट जब डॉक्यूमेंट्स होता है ना तो उसके बाद उसका असर बहुत पड़ता है कि वो पुलिस महकमे का अगर कोई अधिकारी जिसको नहीं जानता है तो उस जीआर के अंदर वो देखेगा कि उसका नाम है महाराष्ट्र सरकार या ये महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस का, तो वो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन वो इसलिए नहीं मानते, उनका कहना है देखिए आप जो नोटिफिकेशन या जो जीआर दिखा रहे हैं इसके अंदर कहीं लिखा है क्या मुंबई पुलिस का, तो हम इसलिए जॉइंट कमिश्नर या मुंबई पुलिस ये एक मंच पर जब तक नहीं आएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में आपस में नहीं होगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे नहीं, और एनजीओ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं अगर उनके प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, उनके सुझाव को नहीं मानेंगे, तो ये स्थिति बनी रहने वाली है। तो गेंद तो आखिर में उन्हीं के पाले में आनी है। अनिल जी, उनके लिए क्या किया जाए, कैसे बात होगी और कैसे ये जॉइंट मीटिंग हो सकती है? अभी पहल तो हो चुकी है और जो पूरे मामले को लेकर उसकी एक इंक्वायरी भी बैठ चुकी है। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास होगा किसी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय किस तरह से इस मसले का हल निकाले, ताकि जो व्यक्ति पर नहीं, उस व्यवस्था पर, व्यवस्था में सुधार हो। उस व्यक्ति की भी जो उसका जो मन का जो परिवर्तन वो भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अधिकारी की वजह से पूरी की पूरी मुंबई महापालिका को हम ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो आने वाले दिनों में इस पर हल निश्चित तौर पर निकलेगा, और जो लोगों को फॉर्म 4 हो, फॉर्म 7 हो, या जो एम्बुलेंस की दिक्कत हो, जेरोक्स की दिक्कत हो, सभी को हल करने के लिए हम प्रयास निश्चित तौर पर करें। इकबाल साहब, आप उसको एक जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो आपके प्रस्ताव हैं, ये आप बनाकर जरूर। सलमान भाई, मैं आपको बता दूं, पिछले तकरीबन 1 महीने पहले जो एडिशनल कमिश्नर है सुरेश काकानी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जितनी चीज़ें आप बता रहे हो बिल्कुल सही है, उसे राइटिंग में दिया जाए। अच्छा। तो मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर उसे MC और एडिशनल MC दोनों को ही जाके दिया है। मेरा सिंपल सा ये मानना है कि इस गाइडलाइंस को जिस तरीके से आप बता रहे हो उसको फॉलो करने के लिए आपको 15 मिनट का एक समय लगेगा। वो लेटर भी हमने आपको दिए हैं। आप आसानी से इस पूरे काम के अंदर एक PRO, चाहे वो MCGM का हो या पुलिस डिपार्टमेंट का हो, ऐसे कोई नंबर्स हमको दे कि अगर इस तरह की कहीं पे भी मुंबई में दिक्कत आती है तो आसानी से हम उनसे बात कर सकें। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने ऐसे कुछ PROs दिए हैं जैसे मीडिया वगैरह के लिए, इस तरीके से कोविड के लिए विशेष तौर पर एक ऐसी खासकर अस्पतालों से लेकर जिस तरीके से हम काम करते हैं, कई दिक्कतें आती है को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि 1 साल में तकरीबन 1400 बॉडीज़ के आसपास का जो हमने काम किया है, तो लोगों में काफ़ी नंबर्स वगैरह हमारे पहुँचे हैं, तो हर लोग हमको फ़ोन करते हैं। अगर इस तरह के हालात आते हैं तो हम आसानी से उनसे बात करें। अगर अधिकारी नहीं मानते हैं या तो उनसे बात करा दे कि सर ये नॉर्म्स है और आपको ये फॉलो करना है। क्या होता है कि एक महानगर पालिका का अधिकारी या उनका जो जिम्मेदार व्यक्ति जब अस्पताल के लोगों से बात करेगा तो उसका फ़र्क काफ़ी बड़ा पड़ता है। और भी जनहित के कार्यों को लेकर कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं, ऊपर से ठीक ठाक चलती हैं, नीचे आकर बहक जाती हैं, भटक जाती हैं, तो उसके लिए वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। ठीक यही मामला यहाँ भी है, लेकिन उन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि एक मानसिक यंत्रणा झेल चुका, मानसिक यातना झेल चुका, जिसने मानसिक उत्पीड़न उस दौर में जिस तरह से झेला होगा उस परिवार ने, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। कुछ तो मानवीयता भी होती है, और मानवीयता के आधार पर भी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए उन्हें, न कि तकनीकी मामलों में उलझाना चाहिए। इकबाल ममदानी जैसे लोग, अनिल गलगली जैसे लोग इसलिए सामने आते हैं और बातें रखते हैं। ये अपने घर में भी सुखी रह सकते हैं, लेकिन ऐसे काम को लेकर अगर जनता जनार्दन की सेवा के लिए आगे आते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, कोविड पेशेंट्स के बीच में जाते हैं, उनकी लाशों को उठवाते हैं, खुद अपने आप को एक तरह से परेशानी में डाल रहे होते हैं, तब भी अगर अधिकारी का यह रवैया रहता है तो ये सोचनीय विषय है कि इनके साथ किस तरह की कार्रवाई हो। ये मुंबई महानगर पालिका आयुक्त, मुंबई पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी इस मामले पर गौर करें। शायद यही आप दोनों की भी मंशा होगी कि इस चीज को उलझाया न जाए, इसको आसान बनाया जाए। शायद आप लोग दोनों भी यही कहना चाह रहे होंगे, है नहीं जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि हल तो चर्चा करने के बाद ही हो सकता है, पहल होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर इसमें
कुछ हद तक हम सफल भी हो चुके हैं। चलिए आने आप- वाले में इससे क्लियर करके इसका एक कहीं ना कहीं तो नियम बनाकर लोगों को राहत देने के लिए कोशिश निश्चित और रूप से सबसे होगी। बेहतरीन जो बात बताई है इकबाल ममदानी जी ने कि एक अधिकारी ऐसा नियुक्त हो जिससे इस विषय पे बात हो सके। हर जगह पर है ना, आखिर आपके पास पीआरओ उस तरह के हैं। केवल मौत के और बीमारी के और टीकाकरण के आंकड़े देना ही उसका काम ना हो, बल्कि इन चीजों को, परेशानियों को, इन आने वाली परेशानियों को दूर करने की भी उसकी जिम्मेदारी हो, ताकि एनजीओ के जो लोग भी इस काम में मदद कर रहे हो, सरकार के आखिर मदद ही तो हो रही है। इकबाल ममदानी साहब, आप लोग तो मदद ही कर रहे हैं एक तरह से। जी बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल से जो इस तरह की दादागिरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है उस तरह के कोई नॉर्म्स अब तक उनके पास आए नहीं है सही तरीके से। अगर 1.5 साल से ये सब झेलने के बाद में भी अगर नॉर्म्स नहीं तैयार हो सके हैं, तो फिर वो उस अधिकारी से ज्यादा बड़े तो वो लोग जिम्मेदार लोग हैं जो इसकी नीतियां तय कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने बताया जिस तरीके से कि पिछले एमसी ने काफ़ी कुछ इन सारी चीज़ों की गाइडलाइंस दी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया था, लेकिन सारे जो डॉक्टर्स हैं वो बटे हुए हैं। कुछ अधिकारी मान रहे हैं कि नहीं ये जीआर और जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो सही है, कुछ नहीं मान रहे। तो अगर ये ओवरऑल एक जीआर निकलता है या नोटिफिकेशन निकलता है क्लियर कट, जिसके अंदर हर वो चीज़ें मेंशन हो और उस मामले के अंदर एक आदेश पुलिस को भी गाइडलाइंस जी बिल्कुल बिल्कुल एक सीसी करके जारी की जाए, जारी होना चाहिए, तब वो खेल जो है आम लोगों के लिए राहत भरा होगा। आज एक व्यक्ति जिसके परिवार की सबसे कीमती और वो चीज़ें जो कभी उसको रिटर्न नहीं आने वाली है वो उसके हाथ से चली जाती है, काश पगलाया हुआ रहता है। जिस संवेदना की, जिस दर्द की, जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं, इस बात को वो अधिकारी समझ सकते। अगर इस पीड़ा को, इस दर्द को, इस महामारी में, इस मानसिक सलमान भाई, इसके यातना अंदर को समझ सकते तो ये इतनी अड़चने ही नहीं लाते। सभी का नहीं कहूँगा, लेकिन कई ऐसे अधिकारी है जो ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, हमारे सुपीरियर्स हमको बताते नहीं हैं, उनके भी हाथ लेकिन वो मजबूर है, उनके भी हाथ बंधे हुए। प्रेशराइज किया गया है कि अगर वो गलती कर ले, जिस तरीके से अनिल जी ने और हमने पिछले कुछ दिनों पहले जो आवाज़ उठाई साइन अस्पताल की, सारे ही सुपीरियर से बात करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। एएमओ, फिर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर डीन, इन सारी लोगों को सब कुछ होने के बाद मॉर्चरी डिपार्टमेंट ने सारी ही चीज़ें अपने अपने हेड से बात करके मान ली, लेकिन आखिर आके वो नड़ इसलिए गए कि एम्बुलेंस तो जो है सर वो 6 किलोमीटर के आगे नहीं जाएगी, अगर वो जाना चाहे तो आप बात कर लीजिए, अगर आप समझा के देखिए। तब हमको बोलना पड़ा कि भाई क्यों नहीं जाएगी, क्या हमको कंप्लेंट करना पड़ेगा? तो इस तरह आप सोचिए कि जब फिर एक बार वापस एक 1.5 घंटा जो है उसी के अंदर खराब हुआ कि एम्बुलेंस जाएगी या नहीं जाएगी, फिर अलग अलग एम्बुलेंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की। तो ये सिर्फ सरकार का नहीं, हर अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है उनका भी ये काम है कि एक जॉइंट मीटिंग करे वो, और जितने ये अगर 1.5 साल के बाद इकबाल ममदानी साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर लॉकडाउन पिछले मार्च से लगा है और हम जून में आ गए हैं, और अगर अभी तक इस तरह की स्थिति नहीं बन पाई है, कोई ठीक ठाक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बन पाई है, तो आप सोचिए कि इतने इन 1.5 वर्षों में कितनी परेशानियां लोगों ने झेली होंगी, और अगर यही रवैया रहा तो और कितनी परेशानी आने वाले दिनों में झेलनी पड़ सकती हैं। अगर इतने में भी नहीं सुधरे हैं, इतने में भी नहीं समझे हैं, तो इनका तो फिर क्या कहा जाए। देखिए, सबसे पहला तो जो एनजीओज काम कर रही है, जो उनको लगता है कि ये डेड बॉडीज़ को लेकर के जेन्युइनली काम कर रही है और उनके पास पूरा डेटा है, तो सीधे तो पहले उनको संपर्क करके इन सारी चीज़ों को उनको सामने से समझना चाहिए, क्योंकि ये वो एनजीओ है जो सरकार की और महानगर पालिका की मदद कर रही है। अगर 1.25 साल 1.5 साल के भीतर इन बातों को वो कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं कर पाए हैं, यानी कहीं ना कहीं कमी उनके प्रशासनिक उस तौर तरीके की है जिस पे गाइडलाइन निकलती हैं। लॉकडाउन कब लगना है, लॉकडाउन कब उठाना है, लॉकडाउन के कितने चीजों को छूट मिलेगी, कब क्या होगा, इस पर सबका ध्यान है। बिल्कुल, लेकिन मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि का व्यक्ति जिसकी लाश पड़ी हो, उसके परिजनों को प्रताड़ित करने का कार्य मैं हूं, अनिल जी है, हम पत्रकार भी रहे, समाज के अंदर कानून को जानते हैं, समझने की सलाहियत रखते हैं, इसको लेकर के आवाज़ उठाते हैं। अगर हमारे जैसे लोगों को बात करके कई घंटे लग सकते हैं, तो आम आदमी के साथ में आप सोचिए क्या स्थिति होगी,
और वो किस दुविधा से बेचारा गुजर रहा होगा। देखिए, इस पे बहुत बड़ा सवाल स्पष्ट है है। कि अनिल जी, उन्होंने अधिकारियों से, टॉप लेवल के लोगों से बात की, उनको एक ट्वीट करना पड़ा सीएमओ हाउस से, मुझे अनिल जी को परेशान करना पड़ा, फिर अधिकारियों को हमने एमसीजीएम के अंदर एमसी से और एडिशनल एमसी को लेटर देने के बाद में वहां से अभी तक कोई देखिए, पूछने इस वाला एक कोरोना कॉल में नहीं है। सबसे अंतिम चीज क्या हो रही है? इस कोविड-19 की अंतिम चीज क्या हो रही है? वर्स्ट टू वर्स्ट, खराब से खराब स्थिति अगर होगी तो घर के किसी न किसी की मौत होगी। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। और जिस घर में मौत होती है उस घर का आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा शिराजा बिखर जाता है। और उस जिस घर में मौत हुई हो उस घर को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये स्पष्ट हमारा मानना है। लेकिन ठीक है, उसकी कुछ तकनीकी चीजें होंगी, उन तकनीकी चीजों को आखिर सुलझाने के लिए ही तो प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा लेकर आईएएस आईपीएस और सब कुछ बनते हैं लोग, अधिकारी बनते हैं। क्यों बनते हैं? डॉक्टर्स एक तरफ मौत से लड़कर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और जो अधिकार पाकर बैठे हैं वो अगर अड़चने डालेंगे तो फिर हम कैसे कोविड का मुकाबला कर सकते हैं? कैसे हम संबल बनाए रख सकते हैं इस देश के लोगों का? जिनके घरों में मौत हो रही है उनके लिए तो सबसे पहले ये चाहिए कि उन्हें हम मानसिक तौर पर उन्हें सशक्त बनाएं, उनका मनोवैज्ञानिक मनोबल बढ़ाएं। लेकिन उसके बजाय हम उन्हें तकनीकी और कागजों में उलझा कर रख देते हैं। तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि ऐसे अधिकारी असंवेदनशील होते हैं, इनमें मानवीयता नहीं होती है। हम उम्मीद करेंगे आप दोनों के माध्यम से, आप दोनों की बताई गई सूची पर अमल करते हुए प्रशासन उस पर कोई ठोस योजना बनाएगा। न बनाए फिर हम इस पर कार्यक्रम करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। अधिकारियों को घेरा जाएगा, अधिकारियों को चिट्ठी लिखी जाएगी। इस दिशा में सतत प्रयास करते रहने की जरूरत है और मोटी चमड़ी के अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि आप जनता की सेवा के लिए बने हैं। कम से कम मरने वाले परिजनों के, उनके परिवार के लोगों की तो मदद कीजिए। आप दोनों आए शो में बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, लेकिन हम दोनों आप दोनों को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप उस कार्य को कर रहे हैं जिसको करने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, जिनके परिजन गुजर जाते हैं, जब वो परेशान होते हैं, आसपास कोई नहीं होता है। लेकिन इकबाल ममदानी साहब, आपका संगठन इसमें आगे आता है और लोगों की मदद करता है, और फिर उसमें आने वाली अड़चनों में अनिल गलगली जैसे लोग साथ देते हैं। तो आप दोनों बधाई के पात्र हैं। आप दोनों अपनी सेवा में कहीं कमी नहीं आने देंगे, ये उम्मीद करते हैं। आप दोनों प्रशासन के कान उमेटने का काम भी करेंगे, उन्हें सुझाव देने का भी काम करेंगे, ये भी हमें पूरी तरह से पता है। आप अपने प्रयास जारी रखें। डीआरवी न्यूज़ आपके साथ हमेशा इसी तरह से खड़ा रहेगा, आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और प्रशासनिक अधिकारी के लिए तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा। आप दोनों आए शो में, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इस तकनीकी अड़चन पर कहीं फिर कोई कमी नजर आती है तो ज़रूर हम आप दोनों के साथ वादा करते हैं दोबारा शो करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो व्यक्ति नहीं हैं, ये दो व्यक्ति लगे हुए हैं समाज में एक बदलाव लाने की, प्रशासन की आंख खोलने की। प्रशासन अगर अब भी न जागा तो बार बार जैसा मैं कह रहा हूं कि उसे असंवेदनशील माना जाएगा, उसमें मानवीयता की कमी होगी। और अगर ऐसा है तो उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है जो सीधे सीधे उसके निर्णय से जुड़ा हुआ है। वो फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी अपने ऊपर ले सकता है, ये हमारा स्पष्ट मानना है। तो इसमें बदलाव आए। ऐसे लोग, अगर दो लोग परेशान हो सकते हैं, आम आदमी की पीड़ा की आप कल्पना ही कर सकते हैं। इन दोनों को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, इन जैसे लोगों को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, और प्रशासन को जागने की जरूरत है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। इससे जुड़े कुछ आपके पास सुझाव हो, कुछ परेशानियां आपको आई हो, आप अपने अनुभव हमसे साझा करना चाहते हो, इकबाल ममदानी जी से करना चाहते हो, अनिल गलगली जी से करना चाहते हो, तो हमारे शो के माध्यम से आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे शो को सब्सक्राइब करें, डीआरवी न्यूज़ को, आप उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। ये दो लोग आपकी मदद के लिए आगे आगे रहेंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रार्थना है आपके साथ। आप इसे बिल्कुल इस तरह से लें कि ये लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ सकती है, इसलिए मानसिक संबल इन दोनों के लिए आप लोग भी बनाए रखें।
डीआरवी न्यूज़ इस मामले में आपके साथ रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। सैयद सलमान को, पूरी डीआरवी न्यूज़ को, इकबाल ममदानी जी और अनिल गलगली जी को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।